A charge small q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through the two opposite faces of the cube? ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से एक क्यूब है और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है हमने, एक क्यूब है ये, इस तरह से एक क्यूब है। ठीक, और उसके सेंटर पे हमने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो 6 की 6 फेस होती हैं इसकी, और हर फेस से ये सिमेट्रिक सिचुएशन पे रखा हुआ है। इसके लिए 6 की 6 फेस जो सिमेट्रिक हैं, तो इसका जो नेट फ्लक्स पास करेगा पूरे क्यू में से, तो वो होता है नेट फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फ्लक्स है ये 6 सरफेस शेयर करेंगे, तो एक फेस से कितना पास करेगा, तो 1/6 टाइम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपसे पूछा है दो अपोजिट फेस इन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, तो दो फेस से पूछ रहे हैं तो इंटू हम 2 कर देंगे। तो ये आपका आ गया 1/3 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यूब की अगर सेंटर पे क्यू चार्ज है तो एक फेस से कितना चार्ज पास करता है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछा दो फेसेस का, तो ये हो जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर शोज ए नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रॉड। ये सेमी सर्कुलर है, मतलब दिख नहीं रही, लेकिन ये सेमी सर्कुलर रॉड है। और नेट डायरेक्शन पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट पी पॉइंट पे नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, समझना है इसको। पी पॉइंट पे अगर हम ऊपर वाले पॉजिटिव पार्ट की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरफ आएगा, और नीचे वाले पार्ट की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरफ आएगा। तो इनका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, तो वो नेट डायरेक्शन बन जाएगी। वाई डायरेक्शन के अपोजिट, यहाँ जेड नहीं होना चाहिए, वाई डायरेक्शन के अपोजिट जो है, ठीक है, वाई डायरेक्शन के जो अपोजिट है वो आपको नेट डायरेक्शन मिल जाएगी। ट्रेस द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इफ बोथ एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से जो कि परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तो आपका इस तरह से घूम जाएगा, और प्रोटॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा तो प्रोटॉन आपका इस तरह से घूम जाएगा। ठीक, तो ये दोनों के पाथ हो गए। इलेक्ट्रॉन का पाथ पैराबोलिक शेप में होगा, इस तरफ होगा, और प्रोटॉन का पाथ पैराबोलिक शेप में होगा, वो इस तरफ होगा। व्हेन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमने थ्योरी में समझा था कि अगर मान लिया कोई भी क्लोज सरफेस है तो जो फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर जा रहा होता है, ये फ्लक्स हम नेगेटिव डील करते हैं, और जो फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स होता है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। और ऐसा क्यों किया था वो भी वहां पे थ्योरी में हमने एक्सप्लेन किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी इन ए लार्ज अनचार्ज मेटल स्फीयर एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, एक स्मॉल मेटल स्फीयर है जिसपे चार्ज प्लस क्यू दिया है और एक बड़े स्फेरिकल कैविटी में रखा हुआ है। ठीक, तो इसका डायग्राम थोड़ा अलग से बना है, वैसे ये भी ठीक है लेकिन एक और अलग से बना लेते हैं। एक ये छोटा स्फीयर है और ये एक कैविटी में रखा हुआ है। इस तरह की सिचुएशन है। यहां पे ये सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल है, और ये सॉलिड मटेरियल है। इस तरह की सिचुएशन है। इस पे चार्ज प्लस क्यू, तो इस पे चार्ज जो है ये प्लस क्यू दिया है आपको, तो इसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो माइनस क्यू दिया है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। इस तरह से ये इंडक्शन की प्रोसेस जो है अपीयर होगी। ठीक, और ये यहां पे ये जो है ये मटेरियल भरा हुआ है, और इसके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है। इस तरह की ये सिचुएशन है। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, यूज द गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P1 एंड P2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक,
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए तो पूरी सरफेस से होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें करेक्शन करना है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे हम, ठीक, गॉस थ्योरम का यूज़ करके। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, ये है पॉइंट P1 जो कि यहाँ से R1 डिस्टेंस पे। तो आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कि R1 डिस्टेंस पे है, तो उसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बन जाएगा फ्लक्स, और वो होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके अंदर जो चार्ज है वो है सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1 कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। क्लियर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ है, यहाँ ये पॉइंट P2। तो जब आप ये वाली गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे, ये वाली जो मैंने ब्लू लाइन से बनाई है, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2, और इसके लिए अगर हम गॉस लॉ लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना है, उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो अंदर यहाँ चार्ज था प्लस क्यू और यहाँ चार्ज हुआ था माइनस क्यू इंड्यूस, तो नेट चार्ज वहाँ हो गया जीरो। तो इस केस में जो नेट इनसाइड चार्ज आ रहा है वो आ रहा है जीरो। तो जो E2 आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। और आपको पता होना भी चाहिए मेटल के अंदर कोई भी पॉइंट होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो हमने गॉस लॉ की हेल्प से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो फाइंड किया। क्लियर। तो एक का तो आपका P1 पॉइंट पे भी आपने फाइंड कर लिया, और P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है आपका, जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज ए चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। As the balloon is blown up and increase in size, how does the electric flux coming out of the surface change? ठीक है, जरा समझिए। एक रबर का बैलून था, एक रबर का मान लिया बैलून है, और इस पर कुछ चार्ज है, तो इससे कुछ फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, कुछ फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, और जो फ्लक्स होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब जब आप बैलून को बड़ा करोगे तो एरिया तो बढ़ जाएगा, बट चार्ज तो उतना ही है, और जब अंदर जो प्रेजेंट चार्ज है वो उतना है, सरफेस पे जो प्रेजेंट चार्ज उतना है, तो नेट फ्लक्स जो पास करेगा वो भी तो उतना ही रहेगा। तो नेट फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप बैलून को फुला फुला के कितना भी बड़ा क्यों ना कर दो। क्लियर। तो हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस चेंज, इट विल नॉट चेंज एट ऑल, बिकॉज द चार्ज प्रेजेंट ऑन नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस डज नॉट चेंज। अगला करते हैं। A point charge capital Q is at the center of a conducting shell and another charge small q is outside the shell. Now answer the following. डायग्राम बनाते हैं। एक शेल है, ठीक, और इसमें इसके सेंटर पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और एक चार्ज शेल के बाहर है, ये स्मॉल क्यू है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो डज द कैपिटल क्यू एक्सपीरियंस फोर्स, कैपिटल क्यू पे कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल कंडक्टर के अंदर नहीं जाता। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ढंग से समझिए, मैं फिर से रिपीट करके समझाता हूँ। जैसे मान लिया एक मेटल का हॉलो कंडक्टर है, अंदर खाली है सब, और बाहर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, कई सारे चार्जेस रखे हैं। तो इन बाहर वाले चार्जेस का अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा वो नहीं पहुंचेगा, वो जीरो होगा। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इस क्यू चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस इस प्लस क्यू पे नहीं होगा, और जब प्लस स्मॉल क्यू का प्लस क्यू पे नहीं है तो प्लस क्यू का स्मॉल क्यू पे भी नहीं होगा। क्लियर। तो डज ए चार्ज कैपिटल क्यू एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नो। ठीक। अब कह रहे हैं डज ए चार्ज स्मॉल क्यू एक्सपीरियंस ए फोर्स, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि स्मॉल क्यू पे फोर्स, कैपिटल क्यू का नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि स्मॉल क्यू पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो लगेगा, क्यों लगेगा वो आप समझिए। कैपिटल क्यू का नहीं होगा, बट शेल की वजह से लगेगा। कैसे लगेगा वो समझिए। जैसे मान लिया ये थी आपकी शेल, इसके सेंटर पे चार्ज था आपका प्लस क्यू, और यहाँ चार्ज आपने रखा है स्मॉल क्यू। तो इस प्लस क्यू की वजह से शेल के इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा माइनस क्यू, और शेल की आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस कैपिटल क्यू। ठीक। अब ये प्लस कैपिटल क्यू का इस पे अगर मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है तो इस पे लगेगा रिपल्शन।
तो ये वाला जो माइनस क्यू है इसकी वजह से इस पे लगेगा अट्रैक्शन, तो ये वाला जो प्लस क्यू है इसकी वजह से इस पे लगेगा रिपल्शन। तो एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक रिपल्शन तो बच जाएगा, यानी ओवरऑल इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। An electric dipole is free to move in a uniform electric field. Explain its motion when it is placed parallel to the field, when it is placed perpendicular to the field। ठीक, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, और उसमें उसके पैरेलल आपने एक डायपोल रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो आपको पता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो जिस स्टेट में रखा है वो उसी स्टेट में रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही वो रेस्ट में बना रहेगा। अब दूसरे केस में आपने उसको परपेंडिकुलर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ये, और डायपोल आपने ऐसा रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, परपेंडिकुलर रखा है। तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ई, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यू ई। तो ये चलेगा तो कहीं नहीं, लेकिन ये इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये घूमेगा और घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो पहले वाले केस में कोई मोशन नहीं होगा, और दूसरे वाले केस में वो रोटेट करेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास टू अटेन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट वो जब अटेन करेगा तब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो दूसरी डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, जो डायपोल है वो इस तरह से क्या करता रहेगा, आपका वाइब्रेट करता रहेगा। क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, S1 एंड S2 आर द टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स एनक्लोजिंग चार्ज कैपिटल Q एंड 2Q रिस्पेक्टिवली एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, तो एक स्फीयर है S1 और एक स्फीयर है आपका S2, ठीक है, और सेंटर में चार्ज तो है 2Q, एनक्लोजिंग चार्ज Q, और ये 2Q कहाँ है, तो ये क्लियर है नहीं, तो मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये है आपका 2Q चार्ज और ये है आपका Q चार्ज। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो S1 से जो फ्लक्स निकलेगा φ1 वो उसके अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर चार्ज सिर्फ Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और S2 से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा ये S2 होगा आपका, S2 से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा φ2 वो उसके अंदर के चार्ज पे डिपेंड करेगा, और उसके अंदर टोटल चार्ज हो गया 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका रेशियो पूछा है, तो φ1 अपॉन φ2 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस इन स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। एयर की जगह अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के डालोगे, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो जो पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, शो डायग्राम बना के आपको शो करना है टू ओरिएंट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन ए फील्ड फॉर विच द टॉर्क, मैक्सिमम का टॉर्क, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू और जीरो, तीनों को शो करना है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क है तो साइन थीटा 1 होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क की स्टेट ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा तो डायपोल मूवमेंट आपका ऐसे होगा। हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, हाफ वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा हाफ होगा, तो थीटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर इधर होगा तो डायपोल मूवमेंट आपका कहीं इधर होगा, और उसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, 45 नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। और टॉर्क जीरो की दो स्टेट हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो एक स्टेट ये है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायपोल मूवमेंट होता है, और एक स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायपोल मूवमेंट होता है। ये दोनों स्टेट होती हैं जिसमें टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? Use the Gauss law to drive an expression for the electric field between two uniformly charged large parallel sheets with surface charge density sigma and minus sigma respectively। ठीक है, जरा समझिए, इसमें क्या है, एक शीट तो है प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की, यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल शीट्स हैं, इसमें चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और एक चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है, और इनके बीच में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। ठीक, तो सिंगल लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, देखो हम कैसे करेंगे जरा समझना।
आपको गॉस लॉ फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको गॉस लॉ यूज करना है। तो पहले तो मैंने एक क्यूब कंसीडर किया या एक सिलेंडर कंसीडर किया, इस तरह का सिलेंडर, और मैं यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि चलो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, ठीक, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब आप फ्लक्स को क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो इस सरफेस, इस पूरे सिलेंडर के लिए क्यू इन की वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो, क्योंकि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही नेगेटिव चार्ज आया है, तो क्यू इन क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर क्यू इन जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। पहली बात ये समझ में आई आपको। अब आपको फाइंड करना अंदर वाले पॉइंट पे। तो अब आप एक सिलेंडर यहाँ ऐसे कंसीडर कर लीजिए और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो जो भी फ्लक्स पास करेगा बस यहाँ से पास करेगा, ठीक। तो अब हम लगाते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ई आपको निकालना है और एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, इस कर्व सरफेस से भी कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, सिर्फ इस सरफेस से जाएगा, तो बाकी दो की जगह आप जीरो और जीरो लिखोगे। इज इक्वल टू क्यू इन कितना हो जाएगा? तो चार डेंसिटी थी आपकी सिग्मा और एरिया है पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आपका आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज को आप चाहो तो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते थे। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूं कि ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस लेयर की वजह से इस पॉइंट पे होगा अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ, और कितना होगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस लेयर की वजह से देखते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज की लेयर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो वो भी इसी तरफ होगा, और वो भी सिंगल लेयर की वजह से कितना होता है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर वाले पॉइंट पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड होकर आंसर कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमने फाइंड किया। अब जरा आउटसाइड पॉइंट पे देखें, जैसे मैंने कहा चलो इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट पे इस प्लस की वजह से होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो इस तरफ आ जाएगा कितना? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और इस माइनस की वजह से होगा टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इस तरफ होगा वो, और वो भी कितना होगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कट के क्या हो जाएगा? जीरो। तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो जीरो ही आया था हमारा। अब हम इधर देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर, तो ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, बाहर क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? तो आउटसाइड पॉइंट पे जीरो जीरो और इनसाइड पॉइंट पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। तो ये आपका सेटल हो गया। आगे बढ़ते हैं। Two identical point charges capital Q are kept at a distance r from each other. The third point charge is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. तो आपको मैग्नीट्यूड और साइन पूछा गया है और पोजीशन पूछा गया है थर्ड चार्ज का। क्लियर? तो समझिए कैसे है। ये चार्ज कैपिटल Q है, ये चार्ज कैपिटल Q है, और बीच में एक चार्ज आपको रखना है ताकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहली बात तो सिमेट्री की वजह से वो चार्ज बीचों बीच आएगा, यानी ये डिस्टेंस भी r/2 होगी, ये डिस्टेंस भी r/2 होगी। और दूसरी बात, ये प्लस है और ये प्लस है, तो इनमें रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए सेंटर पे हमें निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। सेंटर हमें चार्ज कैसा रखना पड़ेगा? नेगेटिव। तो आपको साइन पता लग गया, नेगेटिव चार्ज होगा, और पोजीशन पता लग गई, सिमेट्री की वजह से मिड पॉइंट होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं, तो इस वाले चार्ज पे देख लेते हैं। इस वाले चार्ज को ये माइनस क्यू अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितने फोर्स से? तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर, ये अट्रैक्शन का फोर्स हो गया। और इस वाले चार्ज को ये वाला कैपिटल क्यू रिपेल कर रहा होगा, तो रिपल्शन का फोर्स कितना हो जाएगा? तो के कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये रिपल्शन का फोर्स है। और आप चाहते हो कि नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाए, तो अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्शन के फोर्स दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से के क्यू कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो स्मॉल क्यू आ रहा है वो q/4 के बराबर आएगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया q/4, साइन हो गया नेगेटिव, और पोजीशन होगी मिड पॉइंट। क्लियर? एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, और पूरा सॉलिड होगा, ये यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है रो। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा गया इनसाइड और आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक, इनसाइड और आउटसाइड द सिलेंडर। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और ढंग से समझेंगे। देखिए, जैसा कि मान लिया मैंने कहा कि ये
मैंने कहा कि ये जो है वो सिलेंडर की सेंट्रल लाइन है, ठीक है। और ये आपका सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है। मैं उसका छोटा हिस्सा बना रहा हूं इस तरह से, और ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा अंदर पूरा सॉलिड है, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरह से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया है आपको, रो। रो, ठीक। इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो जरा समझिए, अगर मैं कहूं कि इसकी रेडियस है आपकी आर, इसकी रेडियस ए मान लेते हैं, तो जब हम आउटसाइड पॉइंट पे आएंगे, आउटसाइड पॉइंट पे, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो सिलेंडर है ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक लाइन चार्ज हो, और पूरा का पूरा लाइन चार्ज कहाँ हो, इसके सेंटर पे एग्जिस्ट हो, सेंटर पे नहीं, इसकी सेंट्रल लाइन पे लाई कर रहा हो पूरा का पूरा लाइन चार्ज, उसकी तरह बिहेव करेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने प्रूफ किया था वैसे यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमें ये दिया है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो लैम्डा आपका आ जाएगा वो आ जाएगा रो इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आउटसाइड पॉइंट पे एप्सिलॉन नॉट आर भी होता है यहाँ पे, आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है रो ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए मिल गया, ठीक। अब हम निकालेंगे इनसाइड पॉइंट पे। तो जब आप इनसाइड पॉइंट के लिए हो गए, मान लिया यहाँ से आर डिस्टेंस आपकी ये दी है, तो इसके यहाँ पे एक हम पतला सा सिलेंडर लेंगे जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी, और सिर्फ उस सिलेंडर के अंदर का जो चार्ज होगा, ढंग से समझ लीजिए, उस सिलेंडर के अंदर का जो चार्ज होगा सिर्फ वही जो होगा वो सेंटर पे, सेंट्रल लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो अब जो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम डालेंगे, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो उसमें इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके लिए जो इनसाइड के लिए लैम्डा बनेगा वो बन जाएगा रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बचा हुआ फॉर्मूला हम वही से वापस से लगा देंगे। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा की वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आंसर आया रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अनचार्ज कॉम्ब आफ्टर कॉम्बिंग हेयर व्हेन ब्रॉड नियर द पेपर पीसेस पेपर बिट्स अट्रैक्ट देम। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम उसको सर से रगड़ेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, और जब वो चार्ज हो जाएगा तो पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा फिर वो, ठीक। लेकिन पेपर का जो अट्रैक्शन है वो पोलराइजेशन की वजह से होगा। पेपर का अट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से होगा, पोलराइजेशन की वजह से होगा। तो डज द मास ऑफ द कॉम्ब और पेपर विट गेट चेंज? बिल्कुल चेंज होगा। कॉम्ब का तो चेंज होगा, पेपर बिट्स का चेंज नहीं होगा। जो पेपर बिट्स हैं, ढंग से समझिए इसको, तो इसको ढंग से समझिए। जैसे मान लिया आपके पास एक कॉम्ब था, ये कॉम्ब था, कॉम्ब आपने अपने सर में घुमाया और वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया। तो कॉम्ब पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज होगा, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो जो कॉम्ब का मास है वो तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो फ्रैक्शनल चार्जिंग हुई है उसकी, ठीक है, रगड़ के हमने उसको चार्ज किया है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है। तो डज द मास ऑफ कॉम्ब गेट चेंज? यस। अब पेपर बिट का क्या मास चेंज होगा? तो पेपर बिट का मास चेंज नहीं होगा। समझिए क्यों? क्योंकि जो पेपर बिट्स हैं, जो पेपर बिट्स यहाँ पे पेपर मान लिया पड़ा हुआ है, तो जैसे ही मान लिया कॉम मान लिया पॉजिटिवली चार्ज था, तो कॉम पेपर बिट के पास आएगा, तो इस वाले सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा, नेगेटिव, इस वाले सरफेस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं किए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मोबिलाइज किया। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है और इसमें मास का चेंज नहीं होता है। तो कॉम का चार्ज चेंज होगा, बिल्कुल। कॉम का मास चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पेपर बिट का क्या मास चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि कॉम जो है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, रगड़ के चार्ज किया है, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन है, जबकि जो पेपर बिट है वो इंडक्शन है, और इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
उनकी लोकेशन बदलती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस नहीं होता है। इज द पेपर बिट इज स्टिल अनचार्ज, बिल्कुल पेपर बिट पे अगर नेट चार्ज पूछा जाएगा तो जीरो होगा, वो अनचार्ज है। एक सरफेस इसकी नेगेटिवली चार्ज है तो एक सरफेस की पॉजिटिवली चार्ज है, नेट चार्ज ऑन द पेपर बिट इज जीरो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग ऑफ ए कॉम एंड द चार्जिंग ऑफ ए पेपर बिट? बहुत बड़ा डिफरेंस है, कॉम की जो चार्जिंग है वो फ्रिक्शन से है, जबकि पेपर बिट की जो चार्जिंग है वो इंडक्शन से है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज कैपिटल क्यू ऑन इट्स सरफेस। A point charge q by 2 is placed at the center C and another charge 2q is placed outside the shell at a distance x from the center। तो डायग्राम बनाएंगे अलग से, थोड़ा बड़ा साफ। ये मान लिया शेल है, इस पे चार्ज है प्लस q, इसके सेंटर पे जो चार्ज है वो है प्लस q by 2, और बाहर जो चार्ज है वो है आपका 2q। कितनी डिस्टेंस पे है वो? यहां से x डिस्टेंस पे, और इसकी जो रेडियस आपको दी है वो कितनी दी है? कैपिटल आर। अब पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए शेल एंड एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये सेंटर है सी, ठीक। तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए शेल एंड एट पॉइंट ए, और दूसरे में पूछ रहे हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। शेल से जो आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसकी सरफेस और उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3q/2, तो जो फ्लक्स आएगा बाहर वो आपका हो जाएगा 3q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे फोर्स। तो सेंटर पे ये जो चार्ज है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में चला जाएगा, तो इस सेंटर पे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी इस सेंटर वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। बाकी इस 2q चार्ज पे फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैसा होगा? तो ये वाला सेंटर वाला चार्ज तो सेंटर पे है ही, बाकी ये वाला जो प्लस q चार्ज है ये भी कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर पे। तो सेंटर पे नेट चार्ज हो जाएगा 3q/2, डिस्टेंस हो गई यहाँ से x, तो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा k। एक चार्ज है 2q, एक चार्ज है 3q/2 अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स लगेगा ऑन चार्ज 2q विच इज प्रेजेंट एट a। और जो C पे चार्ज प्रेजेंट है q/2 उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो वो हो जाएगा आपका 0। क्लियर?